जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो आज की क्लास में आप सभी विद्यार्थी कवर करेंगे कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत जो है प्रैक्टिस सेट जो है 17 देखेंगे। और ये जो प्रैक्टिस सेट होगा तो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो एक बार जो है चलिए जो है इस क्लास को एकदम बेहतरीन तरीके से कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप जो है अपने एग्ज़ाम की तैयारी को जो है एक धार देने के लिए जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या है, आपको प्रैक्टिस करना होगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही तैयारी आपके एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से होगी। चलिए जो है इसी के साथ जो है हम क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आप सभी जो है कमेंट के माध्यम से अपने आंसर को बताते चलेंगे। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि आपको बताना है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके जो है सही उत्तर का चयन करना है। इधर जो है सूची 1 दिया है और इधर जो है सूची 2 दिया है। तो सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। तो एक बार जैसा कि आप सभी यहाँ देख भी पा रहे होंगे और उसके बाद यहाँ पर जो है कूट दिया गया है। और ये जो प्रश्न है आरएएस की परीक्षा में प्री के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए जो है देखते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि सूची पहले की तरफ क्या दिया है, आर्टिकल 215 दिया है और इधर आर्टिकल 222 दिया है, आर्टिकल 226 दिया है, आर्टिकल 227 दिया है और इधर जो है कुछ प्रावधान दिए गए हैं। तो इधर जो है इस सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा और यहाँ पर जो है कूट दिया गया है। इन कूट में से आपको चयन करना है। तो चलिए देखते हैं कि आर्टिकल जो 215 है, तो आर्टिकल 215 में पहली चीज तो देखते हैं कि क्या बताया गया है। तो संविधान का आर्टिकल जो 215 है, तो आर्टिकल 215 में यदि देखा जाए तो जो हाई कोर्ट है, तो हाई कोर्ट जो है बताया गया है कि उच्च न्यायालय क्या होगा, एक अभिलेखीय न्यायालय होगा। और इसी तरीके से आपने देखा कि जो पहला था यहाँ पर, तो पहले का कौन-सा सही है, आपने देखा कि पहले का जो है चौथा सही है, अर्थात हम यहाँ क्या कर देते हैं 4 कर देते हैं ना। अब इसी तरीके से देखते हैं कि जो दूसरा है आर्टिकल 222 है, तो आर्टिकल 222 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 222 के तहत देखा जाए तो एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में न्यायाधीशों के स्थानांतरण के विषय में बताया गया है। और जो आर्टिकल 202 होगा इसका मिलान पहले से हो जाएगा और यहाँ पर आपने जो ए देखा था ए का मिलान चौथे से हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि आर्टिकल जो 226 है, तो आर्टिकल 226 में क्या बताया गया है, तो आर्टिकल 226 में देखा जाए तो इसमें जो है हाई कोर्ट को जो है कुछ रिट निकालने की शक्ति दी गई है। इस तरीके से सी का जो है क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। हम तीसरे से मिलान कर देते हैं। इसी तरीके से यदि देखा जाए कि आर्टिकल जो 227 है, तो इसमें क्या बताया गया है, तो इसमें क्या बताया गया है कि सभी न्यायालयों के अधीक्षण की शक्ति के विषय में बताया गया है, अर्थात इसका विकल्प क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। इस तरीके से आपने कूट क्या देखा, 4 1 3 2। इस प्रकार हम देखते हैं कि आपका आंसर क्या होगा। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे कि पहला जो प्रश्न पूछा गया था, तो पहले प्रश्न का जो आपका आंसर होगा, तो पहला ही विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपके आरएस के प्री के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में बातें आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि अगला जो क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है आपको। यहाँ पर पहला कथन दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्था है और दूसरा दिया है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है।
तीसरा विकल्प दिया है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है और चौथा विकल्प दिया है कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है। तो ये 4 विकल्प हैं, इन विकल्पों में से आपको बताना है कि कौन-सा कथन जो है सही है। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो है नीचे कुछ कूट दिए हैं, इन कूट में से आप सभी को उचित आंसर का चयन करना है। जैसा कि पहले देख पा रहे हैं, इसमें पहला दिया है 1 2 3 2 3 4 और 1 2 3 4 दिया है। चलिए जो है हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं कि कौन सा विकल्प जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए, यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो पहला कथन दिया है कि भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, तो बिल्कुल जो है पहला कथन सही है, क्योंकि भारत देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र इसलिए है कि भारत में देखा जाए तो जनता का चुनाव जनता के लिए जनता द्वारा किया जाता है। और भारतीय संविधान की जो प्रियम्बल है, प्रियम्बल में जो है बताया भी गया है कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक राज्य है। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि पहला जो कथन है यह सही दिया गया है। और दूसरे कथन में दिया है कि भारत एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, तो दूसरा कथन भी सही दिया गया है। प्रभुसत्ता संपन्न का यहाँ पर तात्पर्य यह होगा कि वह ऐसा देश जो अपने आंतरिक और बाह्य मामलों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है, उसे हम कहते हैं प्रभुसत्ता संपन्न राज्य कहते हैं। तो वर्तमान में भारत जो देश है एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, क्योंकि भारत सरकार की इजाजत के बगैर देखा जाए तो अब भारत देश में जो है एक परिंदा भी पर नहीं मार सकता है। इसलिए भारत देश क्या है, एक प्रभुसत्ता संपन्न राज्य है, जैसा कि आप सभी को पता है। अगला दिया है कि भारत में लोकतांत्रिक समाज है, तो बिल्कुल तीसरा भी कथन सही दिया गया है, क्योंकि भारत में जो है एक लोकतांत्रिक समाज है, क्योंकि यहाँ पर जो है एक जो है जो राष्ट्राध्यक्ष होता है इसका चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। और अगला दिया है विकल्प में भारत एक कल्याणकारी राज्य है, तो चौथा विकल्प भी सही दिया गया है, क्योंकि भारत जो देश है एक कल्याणकारी राज्य भी है। और आपने अध्ययन क्या किया होगा कि डीपीएसपी के अंतर्गत जो है एक आर्टिकल है 38। तो आर्टिकल 38 में कहा गया है कि राज्य जो है ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था बनाएगा कि जिससे सभी नागरिकों का सामाजिक आर्थिक विकास हो सके। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प जो डी है, यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसी तरीके से आप सभी विद्यार्थी जो है अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप अपने एग्जाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ क्वेश्चन में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, आपको बताना है। विकल्प में दिया है संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से उचित आंसर को जो है आपको चूज करना है। यदि जो पहला विकल्प दिया है संसदात्मक सरकार, अर्थात देखा जाए तो जो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, तो अपने भारत देश में पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट पाई जाती है, संसदात्मक सरकार है। आपको बताना क्या था कि कौन सा नहीं है, तो ये विकल्प जो है आपका क्या होगा, सही नहीं होगा। और दूसरा देखा जाए तो विकल्प में दिया है अध्यक्षात्मक सरकार दिया है, जिसे कहते हैं इंग्लिश में प्रेसिडेंटियल गवर्नमेंट कहते हैं। और यदि हम बात करते हैं वर्तमान में जो है अध्यक्षात्मक सरकार कहाँ पाई जाती है, तो वर्तमान में जो है ये अमेरिका में अध्यक्षात्मक सरकार पाई जाती है। और यही विकल्प जो है भारतीय संविधान के परिप्रेक्ष्य में गलत होगा, अर्थात इस प्रश्न का यही जो है उचित आंसर होगा। और इसी क्रम में देखा जाए कि जो स्वतंत्र न्यायपालिका दिया है, तो भारत की जो न्यायपालिका है यह कैसी है, तो ये भारत की जो न्यायपालिका है यह स्वतंत्र है। और न्यायपालिका के अंतर्गत देखा जाए तो क्या क्या आता है, सुप्रीम कोर्ट आता है, और सुप्रीम कोर्ट के नीचे हाई कोर्ट आता है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या आता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। तो इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो होते हैं तीनों, ये क्या है, स्वतंत्र होते हैं, अर्थात न्यायपालिका के
कार्यों में किसी भी प्रकार की कोई सरकार या संसद हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। और जो संघात्मक सरकार दिया है, तो भारत में जो है संघात्मक सरकार यूनियन गवर्नमेंट पाई जाती है। और यूनियन गवर्नमेंट के पीछे एक कारण देखा जाए तो संविधान, भारतीय संविधान की जो एक अनुसूची है, 7वीं अनुसूची है, तो 7वीं अनुसूची में क्या बताया गया कि केंद्र एवं राज्य के बीच जो है शक्तियों का जो विभाजन किया गया है, विभिन्न सूचियों के अंतर्गत किया गया है। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत किया गया है। इस तरीके से आप सभी ने यहाँ पर देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प बी हो जाएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे कि आपसे क्या पूछा गया, पहले देखते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांतों को अभिव्यक्त करता है। आपको बताना है। अब देखिए यहाँ पर कुछ विकल्प हैं। तो पहला विकल्प पे क्या दिया है, ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल है तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है, ये दिया गया है। और इसी तरीके से देखा जाए तो जो दूसरा विकल्प है, तो दूसरे विकल्प में क्या है, तो ऐसी सरकार की कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। तीसरा विकल्प में दिया है कि सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। अगला दिया है उस शासना अध्यक्ष के हाथों को मजबूत करने का एक साधन जिसका जनता पर नियंत्रण हास्योन्मुख दशा में है। तो आपको यहाँ पर बताना क्या था कि अंतर्निहित सिद्धांत को जो है कौन अभिव्यक्त करता है। तो इस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो जो विकल्प यहाँ पर देखा जाए कि जो विकल्प दिया है, सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रिया विधि है। तो यही हम कह सकते हैं कि विकल्प जो है सी आपका राइट आंसर होगा इस प्रश्न का। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो अगले प्रश्न में जैसा कि यहाँ पर जो है आप सभी देख पा रहे होंगे कि नेक्स्ट क्वेश्चन से में क्या पूछा गया है कि भारत की संप्रभुता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है, आपको बताना है। पहला कथन क्या दिया है कि भारत राष्ट्रमंडल का सदस्य है। और दूसरा कथन दिया है राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता कम हो जाती है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर को चयनित करना है। यहाँ पर उत्तर में क्या, विकल्प में क्या क्या दिया है, केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, एक और दो में से कोई नहीं। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को उचित आंसर को चूज करना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो इसका जो आंसर होगा बिल्कुल पहला ही विकल्प हो जाएगा। केवल एक भारत जो है राष्ट्रमंडल का सदस्य तो है, लेकिन राष्ट्रमंडल की सदस्यता के कारण भारत की संप्रभुता यहाँ कह रहा कम हो जाती है। तो भारत की संप्रभुता कम नहीं होती है। तो जो दूसरा कथन दिया गया है ये गलत दिया गया है, अर्थात आपका उत्तर क्या होगा, विकल्प पहला हो जाएगा। चलते हैं इसी क्रम में जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है ना। अब देखिए कथन क्या दिया है कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और कारण क्या बताया गया है कि इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया गया। अब नीचे इनकूट में से आपको क्या करना है कि उचित आंसर का चयन करना है कि उचित आंसर क्या होगा।
यदि हम इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं तो यहाँ पर निष्कर्ष यह निकल के आता है कि जो कथन एक है, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। लोकतंत्रात्मक गणराज्य है इसलिए क्योंकि संविधान की प्रस्तावना में इसका जिक्र जो है किया गया है, और इसे जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रतिस्थापित किया भी गया था। ये कारण भी सही कह रहा है, अर्थात जो है इस प्रश्न का जो आपका राइट आंसर होगा, तो विकल्प जो पहला दिया है यही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो प्रश्न है आपके एग्जाम में देखा जाए तो विगत वर्षों के एग्जाम में देखा जाए तो छत्तीसगढ़ पीसीएस की प्री के एग्जाम में 2019 में ये प्रश्न पूछा गया था। इसी क्रम में अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें पूछा गया है कि भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से इस बात से भिन्न है कि भारत में क्या है। अब विकल्प दिया है वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। दूसरा विकल्प दिया है सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। तीसरा विकल्प दिया है द्विसदनीय विधायिका, और चौथा विकल्प दिया है न्यायिक पुनर्विलोकन जुडिकल रिव्यू की प्रणाली है। ये चार विकल्प हैं, इन विकल्पों में से उचित आंसर का चयन करना है। यदि हम इस प्रश्न की विवेचना करते हैं तो भारत में जो संसदीय प्रणाली पाई जाती है और ब्रिटिश संसदीय प्रणाली से किस बात से भिन्न है, इस चीज को बताना है। तो आप सभी को पता है कि भारत में भी संसदीय प्रणाली पाई जाती है और ब्रिटेन में भी संसदीय प्रणाली पाई जाती है। और एक प्रकार से देखा जाए तो भारत में जो संसदीय प्रणाली ली गई है, तो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली से ही भारत में संसदीय प्रणाली को क्या लिया गया है, उधार लिया गया है। और भारत की जो संसदीय प्रणाली है, इसी संसदीय प्रणाली को ही क्या कहा जाता है, सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। आप सभी को पता होगा वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। तो वेस्टमिंस्टर स्वरूप को कहने के पीछे कारण ये था कि ब्रिटेन की जो संसद है, जो पार्लियामेंट है, वह ब्रिटेन के वेस्टमिंस्टर नामक शहर में स्थित है। इसीलिए भारत की जो संसदीय प्रणाली है, इसको जो है सरकार का वेस्टमिंस्टर स्वरूप कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि भिन्न कैसे है ना। पहली चीज तो देखा जाए वास्तविक और नाममात्र दोनों प्रकार की कार्यपालिका है। बिल्कुल देखा जाए तो भारत में भी और ब्रिटेन में भी वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका है। यदि भारत देश में देखा जाए तो जो वास्तविक कार्यपालिका होती है वह प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल में होती है, और जबकि जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है वह जो है किस में होती है, तो राष्ट्रपति में निहित होती है। इस प्रकार से देखा जाए तो पहला विकल्प जो है ये भिन्न नहीं है, ये बिल्कुल आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बताना है कि भिन्न क्या है ना। अब दूसरा देखते हैं सामूहिक उत्तरदायित्व की प्रणाली है। बिल्कुल भारत में भी देखा जाए और ब्रिटेन में भी देखा जाए तो आर्टिकल भारत के परिप्रेक्ष्य में आपको बता रहे हैं, तो आर्टिकल जो है 75 क्लाज 3 के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सामूहिक उत्तरदायित्व जो है भारत में किसके प्रति पाया जाता है, तो भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व जो है होता है। और देखा जाए तो भारत में भी और ब्रिटेन में भी द्विसदनीय विधायिका है। जैसे भारत के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो भारत में लोकसभा है और राज्यसभा है। इसी तरीके से जो है हम ब्रिटेन की बात करते हैं तो ब्रिटेन की संसद के भी दो सदन है। एक क्या है, हाउस ऑफ लॉर्ड है, और दूसरा हाउस ऑफ कॉमन्स है। अब देखिए जो न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली दिया गया है, तो जो न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली है, तो न्यायिक पुनराविलोकन की प्रणाली भारत में तो है, लेकिन ब्रिटेन में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति नहीं है, बल्कि न्यायिक पुनर्विलोकन की जो शक्ति है या यूएसए अर्थात अमेरिका के संविधान से जो है अपने भारत में उधार लिया गया है। तो यही जो है आपका विकल्प राइट हो जाएगा, भारत
और ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली के परिप्रेक्ष्य में भिन्नता को लेकर के, अर्थात विकल्प जो है डी यही राइट हो जाएगा। एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि आप सभी स्क्रीन में देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के मूलभूत लक्षण क्या है ना। और यहाँ पर कुछ कथन दिए हैं, इन कथनों में से आपको बताना है कि कौन सा कूट सही होगा। और नीचे भी कि जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे, कूट दिया है 1 और 2 दोनों दिया है, 1 2 3 दिया है, 1 2 3 4 दिया है, सभी दिया है। और ये जो प्रश्न है आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यूपी पीसीएस प्री के एग्जाम में और यूपी लोअर सबॉर्डिनेट प्री के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया था। अब हम देखते हैं, विवेचना करते हैं कि इस प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। तो भारत जो है एक लोकतांत्रिक गणराज्य है। पहला जो विकल्प है, अर्थात पहला जो कथन दिया गया है, सही दिया है। और भारत देश में देखा जाए तो संसदात्मक रूप की सरकार है, तो बिल्कुल है। और दूसरा दिया है सर्वोच्च सत्ता भारत की जनता में है, तो तीसरा कथन भी सही दिया गया है, क्योंकि संविधान की प्रस्तावना का जो प्रारंभ होता है, हम भारत के लोग से ही नामक शब्दावली से स्टार्ट होता है। अगला दिया, यह एक एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है, तो बिल्कुल चौथा कथन भी सही दिया गया है, क्योंकि आपातकालीन स्थितियों में देखा जाए तो भारत की जो समस्त शक्तियां होती है केंद्र और राज्य के बीच, तो वो शक्तियां जो है किसमें निहित हो जाती हैं, तो केंद्र के अंतर आ जाती हैं। इसीलिए कह सकते हैं कि यह जो है एकीकृत शक्ति का प्रावधान करती है। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा विकल्प डी हो जाएगा। और उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर आपको देख रहे हैं जैसा कि स्क्रीन में, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कर दीजिए तथा सूचियों के अंत में जो है कूट से सही उत्तर का चयन करना है। यहाँ पर सूची 1 है, इधर सूची 2 है। यहाँ पर जो है कुछ अनुसूचियों के विषय में बताया गया है और इसमें से आपको मिलान करना है कि क्या जो है किस अनुसूची में किन बातों का उल्लेख किया गया है। और यहाँ पर कूट दिए हैं, इन कूट में से आप सभी को उचित आंसर को चयनित करना है। और यहाँ पर देखा जाए तो यूपी आरओ और एआरओ के एग्जाम में के प्रारंभिक परीक्षा में यह प्रश्न पूछा गया था। अब हम देखते हैं कि संविधान की किस अनुसूची में किसका मेंशन किया गया है। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं, यदि संविधान की 7वीं अनुसूची के विषय में बात किया जाए तो 7वीं जो अनुसूची है इसमें क्या बताया गया है, तो दल हाँ बिल्कुल। चलिए 7वीं अनुसूची में देखा जाए तो विधायी शक्तियां जो हैं, तो विधायी शक्तियों के वितरण के विषय में बताया गया, अर्थात जो पहला है तो पहले का क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। चलिए अब देखा जाए जो 8वीं अनुसूची है, तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं के बारे में बताया गया है, अर्थात जो बी है तो बी का क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। और जो 9वीं अनुसूची है, तो 9वीं अनुसूची में कुछ अधिनियमों का विधिमानीकरण के विषय में बताया गया है, तो जो सी हो जाएगा, सी का क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प सही हो जाएगा। और जो 10वीं अनुसूची है, तो 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून के विषय में बताया गया है, तो 10वीं का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपने देखा कि कूट आपका सही क्या होगा, 3 1 4 2 हो जाएगा, अर्थात जो विकल्प सी है वही जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न दिया गया है। आपको बताना है कि भारतीय संविधान की जो तृतीय अनुसूची है, तो तृतीय अनुसूची में बताना है आपको कि क्या उपबंधित है, मतलब क्या जो है इसमें किस चीज की मनाही के विषय में बताया गया है ना। और यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे, पहला कथन, दूसरा कथन, तीसरा कथन, चौथा कथन दिया है। और कथन के फलस्वरूप देखा जाए तो यहाँ पर कूट दिए गए हैं और इन कूट में से आपको सही आंसर को चयनित करना है कि किस किस चीज के विषय में तृतीय अनुसूची में बताया गया है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस प्री
2017 में ये क्वेश्चन से पूछा गया था। चलिए आप लोग बताएं कमेंट करके कि आंसर क्या होगा। चलिए, यदि इस प्रश्न की व्याख्या किया जाए तो आप सभी नोट करते चलेंगे। संविधान की देखिए यहाँ पर जो तृतीय अनुसूची है, तो संविधान की तीसरी अनुसूची में देखा जाए तो किसके बारे में बताया गया है, तो शपथ के विषय में उल्लेख किया गया है। अर्थात भारत के जो विभिन्न संवैधानिक पदाधिकारी हैं, उनके द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ के विषय में उल्लेख किया गया है। लेकिन यहीं पर आपको समझना है कि संविधान की जो तृतीय अनुसूची है, तो तृतीय अनुसूची के अंतर्गत देखा जाए तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं, तो राष्ट्रपति के पद के शपथ का उल्लेख जो है तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया, ठीक है ना? और इसी तरीके से देखा जाए तो भारत के जो उपराष्ट्रपति होते हैं, तो उपराष्ट्रपति के पद के शपथ का प्रावधान भी तृतीय अनुसूची में नहीं किया गया है। और इसी तरीके से देखा जाए तो भारत के जो राज्यपाल होते हैं, तो राज्यपाल के पद के समय ली जाने वाली शपथ का उल्लेख भी तीसरी अनुसूची में नहीं किया गया है। अब यहीं पर जो है आप सभी को समझना है कि जो राष्ट्रपति होते हैं, तो राष्ट्रपति के पद के शपथ का जो उल्लेख किया गया है, वह किया गया है आर्टिकल 60 में किया गया है। और जो उपराष्ट्रपति हैं, तो उपराष्ट्रपति के शपथ के पद का उल्लेख जो है आर्टिकल 69 में किया गया है। और जो राज्यपाल हैं, तो राज्यपाल के पद के शपथ का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 159 में किया गया है। इस तरीके से देखा जाए, अब हम देखते हैं कि कौन सा विकल्प आपका जो है सही सही होगा। चलिए, पहला क्या दिया है, तो संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप है। तो बिल्कुल पहला कथन सही दिया गया है, क्योंकि तृतीय अनुसूची में संघ के मंत्रियों के शपथ के विषय में बताया गया है। और अगला क्या दिया, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, बिल्कुल दूसरा कथन भी सही दिया गया है। अगला दिया, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद की शपथ का प्रारूप, ये तीसरा क्या दिया गया है, गलत दिया गया, क्योंकि मैंने भी बताया कि राष्ट्रपति के पद के शपथ का उल्लेख आर्टिकल किस में है, 60 में किया गया, अर्थात तीसरा गलत हो गया। अगला देखिए, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का उल्लेख, बिल्कुल चौथा भी कथन जो है कथन सही दिया गया है। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा कि जो विकल्प सी दिया है 1, 2, 4, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये बातें जो है अच्छे से समझ में आ गई होंगी। चलते हैं अब हम इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पुट किया गया है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। अब कथन क्या है, ध्यान से समझना आप लोग। पहले कथन में क्या दिया, भारत के संविधान में 20 भाग हैं। तो क्या बताएं कि भारत का जो संविधान है, तो संविधान में कितने भाग हैं, 20 भाग हैं? नहीं, क्योंकि आपको पता है कि भारत का जो संविधान है, तो भारत के संविधान में जो है कुल कितने भाग हैं, 22 भाग हैं। लेकिन यदि हम बात करेंगे कि गणना की दृष्टि से संविधान में कितने भाग हैं, तो 22 नहीं बल्कि क्या हो जाएंगे, 25 जो है पार्ट हो जाएंगे। इस आधार पर देखा जाए तो पहला जो कथन दिया गया है वह बिल्कुल सही है। चलिए दूसरा देखते हैं, सॉरी गलत होगा, सॉरी गलत होगा ना। और देखते हैं इसी तरीके से जो दूसरा कथन दिया है, भारत के संविधान में कुल 390 आर्टिकल हैं, तो बिल्कुल दूसरा कथन भी गलत दिया गया है, क्योंकि भारत के जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल थे। लेकिन यदि हम बात करें कि गणना की दृष्टि से कितने आर्टिकल हैं, तो वर्तमान में लगभग जो है 470 आर्टिकल हैं। लगभग की मैं बात कर रहा हूं ना, घट बढ़ सकती है। चलिए, तो दूसरा कथन भी गलत दिया है। अब हम तीसरे कथन की तरफ चलते हैं। संविधान की 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। क्या सही है? बिल्कुल तीसरा ही कथन सही दिया गया है। इस आधार पे आपको बताना था कौन सा कथन सही होगा, तो विकल्प जो तीसरा है सी, यानी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहीं पर थोड़ा सा आप सभी को समझना है कि जो 9वीं अनुसूची थी, तो 9वीं अनुसूची को देखा जाए
कब जोड़ा गया था 9वीं अनुसूची को? तो जो पहला संविधान संशोधन हुआ था, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में जो हुआ था, इसके तहत जो है 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और जो 10वीं अनुसूची है, देखा जाए संविधान की जो 10वीं अनुसूची है, इसको कब जोड़ा गया है? तो आप लोग इसको भी नोट कर लेंगे। तो संविधान का जो 92वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1985 में, इसके तहत जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और देखिए जो 11वीं अनुसूची है, तो संविधान में एक और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में हुआ था। इसके तहत जो है 11वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। और जो है 12वीं जो अनुसूची है, तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ी गई? तो संविधान में एक कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 में ही हुआ था। इसके तहत जो है 12वीं अनुसूची को जोड़ी गई थी। इस आधार पर आप सभी ने देखा कि इस प्रश्न का जो उचित आंसर होगा विकल्प सी हो जाएगा। और हम एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है, आपको बताना है। अब देखिए विकल्प में क्या दिया है? संविधान की कठोरता, एकल कार्यपालिका, व्यवस्थापिका की सर्वोच्चता, अवशिष्ट अधिकार राज्यों के पास। ये 4 विकल्प हैं। तो इन विकल्पों में से जो है आप सभी को उचित आंसर का चयन करना है कि क्या होगा। यदि देखा जाए कि जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली होती है, तो पहले थोड़ा-सा जान लीजिए कि होती क्या है। तो ऐसी सरकार या ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें कार्यपालिका और विधायिका एक दूसरे से अलग-अलग होते हैं, तो ऐसी सरकार को क्या कहते हैं? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। और आप सभी को पता है कि जो यूएसए है, तो वहाँ कौन-सी शासन प्रणाली पाई जाती है? तो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली पाई जाती है। अब देखिए अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली के आधारभूत तत्वों की बात किया जाए, तो कौन-सा तत्व होगा इन विकल्पों में से? तो संविधान की जो कठोरता है, यही जो है मेन फैक्चुअल आपका आंसर होगा। अर्थात पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है, आपको बताना है। अब विकल्प में क्या दिया है? एक सार्वभौम प्रजातांत्रिक गणतंत्र। दूसरा विकल्प दिया है एक समाजवादी प्रजातांत्रिक गणतंत्र। तीसरा विकल्प है एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र। और अंतिम चौथा विकल्प दिया है। इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है उचित आंसर क्या होगा। तो आप लोग कमेंट करके बता भी सकते हैं। फिलहाल जो विकल्प सी दिया है, यही जो है आपका राइट आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो और ये जो प्रश्न है, तो आपको पता है बीपीएससी प्री के एग्जाम में पूछा गया था। चलिए, तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी अगले प्रश्न को देख पा रहे हैं, तो इसमें दिया गया है कि भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। अब यहाँ पर विकल्प हैं, इन विकल्पों में से उचित आंसर को चयनित करना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि जब भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, संविधान की जो प्रस्तावना थी,
तो बाद में क्या किया गया कि संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही बार जो है संशोधन किया गया है। और किस संविधान संशोधन के तहत? तो 42वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत किया गया था। और इसके द्वारा जो है संविधान में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया था, तो आप सभी नोट कर लेंगे। पहली चीज तो समाजवादी, और दूसरा क्या है बोलो? पंथ निरपेक्ष, जिसे कहते हैं अखंडता भी कह सकते हैं ना, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, और तीसरा शब्द क्या है? अखंडता। तो इन तीन शब्दों को जो है कब जोड़ा गया? बाद में जोड़ा गया। अर्थात ये जो मेरा मूल संविधान की प्रस्तावना थी, तो मूल संविधान की प्रस्तावना में इन तीन शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। अब हम देखते हैं कि आपका उचित आंसर क्या होगा। तो लोकतंत्रात्मक गणतंत्र, और एक मिनट, क्या बताना है आपको? इतना कि सही, हाँ बताना कि सही वस्तुस्थिति क्या थी। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र दिया है। अगले संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना। फिर अगला दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला दिया है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गण। देखिए यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष दिया है, तो धर्मनिरपेक्ष तो होगा नहीं क्योंकि बाद में जोड़ा गया है। और इसी तरीके से अब आगे देखते हैं, ये भी विकल्प नहीं होगा। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उचित आंसर होगा, विकल्प जो सी है, यही जो है आपका उचित आंसर होगा। फिलहाल इस प्रश्न को थोड़ा सा डाउट रखेंगे क्योंकि थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक मुझे नजर आ रहा है। फिलहाल विकल्पों के अकॉर्डिंग विकल्प जो सी है वही आपका उचित आंसर होगा। अब चलते हैं इसी क्रम में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं, दिया गया है कि सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित करिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयनित करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया है और इधर सूची 2 दिया है। अब सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है और उसके पश्चात यहाँ पर कुछ कूट दिए हैं। इन कूट में से आपको उचित आंसर को चयनित करना है। और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में पूछा गया हुआ है। तो चलिए हम देखते हैं एक बार पुनः। यदि बात किया जाए जो पहले सूची 1 में जो दिया गया है और जो सूची 2 में दिया गया है, तो सूची 1 में यदि दिया गया है कि संविधान संशोधन, तो संविधान संशोधन का जो उल्लेख किया गया है, तो संविधान के किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 368 में किया गया है। अर्थात पहले का बोलो क्या होगा? तो चौथा विकल्प हो जाएगा ना। अब इसी तरीके से देखा जाए तो जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का जो गठन किया गया है आर्टिकल 380 में किया गया है। अर्थात बी जो है, बी का क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब इसी तरीके से देखते हैं कि जो वित्त, सॉरी, हाँ हाँ सही है। अब देखते हैं कि जो सी दिया है वित्तीय आपात दिया है, तो वित्तीय आपात का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 360 में किया गया है। अर्थात सी का क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। और यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अखिल भारतीय सेवाएं, तो अखिल भारतीय सेवाओं का उल्लेख जो है अनुच्छेद 312 में किया गया है। अर्थात डी का 2 हो जाएगा। इस तरीके से आपकी आंसर क्या होंगे? 4 3 1 2, 4 3 1 2, अर्थात विकल्प जो बी है यही आपका आंसर हो जाएगा। एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। तो यहाँ भी जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, सूची 1 का ही सूची 2 से मिलान करना है ना। चलिए थोड़ा सा पहले देख लेते हैं ना। देखिए इधर सूची 1 दिया है और वहां सूची 2 दिया है ना। तो सूची 1 का जो है सूची 2 से मिलान करना है। अब देखिए पहला क्या दिया है कि भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक दिया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो अनुच्छेद 148 में किया गया है। अर्थात पहले का क्या हो जाएगा? तीसरा विकल्प हो जाएगा सही। अब देखिए जो वित्त आयोग है, तो वित्त आयोग का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? तो वित्त आयोग का जो उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 280 में किया गया है। अर्थात बी जो है, बी का क्या हो जाएगा? दूसरा विकल्प हो जाएगा बी का। अब देखिए जो तीसरा दिया है
प्रशासनिक अधिकरण दिया है, तो प्रशासनिक अधिकरण का उल्लेख जो है अनुच्छेद 323 पार्ट ए में किया गया है, अर्थात सी का क्या हो जाएगा, चौथा विकल्प हो जाएगा। और जो संघ लोक सेवा आयोग है, तो इनका उल्लेख जो है अनुच्छेद 315 में किया गया है, अर्थात डी का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। इस तरीके से आपका आंसर क्या होगा, 3 2 4 1, 3 2 4 1, अर्थात पहला विकल्प जो है आपका आंसर हो जाएगा राइट। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक जो है सारी बातें समझ में आ गई होंगी, और ये जो प्रश्न है यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा में भी पूछा गया था। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, आपको बताना है कि भारतीय संविधान में शामिल क्या है ना। पहला विकल्प दिया है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां। अगला दिया है 371 अनुच्छेद 21 भाग 11 सूचियां। तीसरा विकल्प दिया है 372 आर्टिकल 20 भाग 7 सूचियां। चौथा विकल्प दिया है 381 अनुच्छेद 23 भाग 8 सूचियां। तो आप जैसा कि देख पा रहे हैं कि ये प्रश्न जो है बीपीएससी के एग्जाम में पूछा गया है। तो आप लोग बताएं कि उचित आंसर क्या होगा। तो बिल्कुल जो पहला विकल्प दिया है 395 अनुच्छेद 22 भाग 12 अनुसूचियां ही जो है आपका राइट आंसर होगा। यदि व्याख्या किया जाए कि मेरा जो मूल संविधान था, तो मूल संविधान की यदि बात किया जाए तो मूल संविधान में कुल 395 आर्टिकल थे, और जो है 22 भाग थी, तथा 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यदि वर्तमान में देखा जाए तो अनुसूचियों में संशोधन करके इनकी संख्या 12 कर दी गई है। और यदि हम जब बात करते हैं कि गणना की दृष्टि से, इसी को हम बात करते हैं कि गणना की दृष्टि से कितने कैसे हैं, तो गणना की दृष्टि से देखा जाए तो लगभग 470 आर्टिकल हैं, और 25 भाग हैं, तथा 12 अनुसूचियां हैं। और एक उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे, सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए, तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर को चयनित करना है। यहाँ पर सूची 1 दिया है और इधर सूची 2 दिया है। अब सूची 1 का मिलान सूची 2 से करना है, और इन कूट में से आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। चलिए जो है इस प्रश्न की हम मिलान करते हैं और देखते हैं कि कौन सा आंसर सही होगा। तो सूची 1 यहाँ पे है, सूची 2 यहाँ पर है ना। और पहला क्या दिया है कि नए राज्यों के गठन के बारे में दिया है ना। तो नए राज्यों के गठन का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है, तो अनुच्छेद 3 में किया गया है, अर्थात पहले का क्या होगा, तो बिल्कुल पहले का जो दूसरा है यही हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि जो नागरिकता है, तो नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है या किस भाग में किया गया है, तो संविधान का जो भाग 2 है, भाग 2 में ही नागरिकता का उल्लेख किया गया है, अर्थात बी का पहला हो जाएगा। अब ये देखिए जो नागरिकता है, नागरिकता का उल्लेख किस आर्टिकल में है, तो अनुच्छेद जो है 5 से 11 में नागरिकता का उल्लेख किया गया है। अब देखते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, तो मौलिक अधिकार का उल्लेख कहाँ किया गया है, तो संविधान का जो भाग 3 है, तो भाग 3 में मौलिक अधिकारों का उल्लेख किया गया है, अर्थात सी का हो जाएगा 4। और संविधान का जो भाग 3 है, इसी संविधान के भाग 3 को ही संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और मैग्ना कार्टा जो है, इसे संविधान का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्रिटेन के राजा थे जॉन द्वितीय। तो जॉन द्वितीय ने ब्रिटेन के नागरिकों के लिए कुछ अधिकारों का मेंशन इसी मैग्ना कार्टा में किया था, इसीलिए संविधान के भाग 3 को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। अब डी जो है, डी का मिलान किसमें करेंगे, प्रशासनिक अधिकरणों का उल्लेख आर्टिकल 323 पार्ट ए में किया गया है, अर्थात डी
का क्या हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। इस तरीके से आपका कूट क्या होगा, 2 1 4 3, 2 1 4 3। देखते हैं कौन सा होगा, 2 1 4 3 का मतलब क्या हो जाएगा, पहला विकल्प जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यहाँ तक सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे होंगे ना, तो निम्न शब्दों पर विचार करना है। समाजवादी दिया है, प्रजातांत्रिक दिया है, सार्वभौमिक दिया है, धर्मनिरपेक्ष दिया है, और सही शब्दों को विचारानुसार क्रम से लगाना है। यदि आप सभी विद्यार्थी संविधान की प्रस्तावना का अवलोकन करेंगे या संविधान की प्रस्तावना को पढ़ेंगे, तो संविधान की प्रस्तावना को पढ़ने के फलस्वरूप जो है क्या क्या शब्दों का क्रम आता है, तो इसमें जो पहले आएगा, हम भारत के लोग भारत को एक समाजवादी, पहले सार्वभौमिक आएगा, पहले सी हो जाएगा ना, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी अर्थात ए समाजवादी, पंथ निरपेक्ष अर्थात डी लोकतांत्रिक गणराज्य बी अर्थात क्या हो जाएगा, विकल्प पहला हो जाएगा। फिलहाल सभी लोग संविधान की प्रस्तावना का अच्छे से अवलोकन करेंगे, इसके फलस्वरूप आप सभी इस प्रश्न को हल कर पा लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्क्रीन में जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, क्वेश्चन दिया है कि भारतीय संविधान का भाग 16 किससे संबंधित है ना। अब देखिए यहाँ पर दिया है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध से। ये 4 विकल्प हैं। इन विकल्पों में से आप सभी को राइट आंसर को चूज करना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकरण दिया है ना, तो प्रशासनिक अधिकरणों का जो उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान का जो भाग क्या है बोलो, 14 है। तो भाग 14 का में जो है प्रशासनिक अधिकरण के विषय में बताया गया है। और अखिल भारतीय सेवाओं के विषय में उल्लेख किस भाग में किया गया है, तो संविधान के भाग 14 में किया गया है। और वित्त आयोग का उल्लेख जो है संविधान के भाग 12 में किया गया है। और भाग 16 में ही बोलो क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध किया गया है। अर्थात विकल्प जो डी है यही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब हम इसी क्रम में चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख भी पा रहे होंगे, आपको बताना है कि 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। आपको बताना है कि कौन कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। विकल्प में दिया है समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता और गणराज्य दिया है। तो इन विकल्पों में से आपको बताना है कि उचित आंसर क्या होगा। यदि देखा जाए तो संविधान की प्रस्तावना में अब तक मात्र एक ही बार 42वीं कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के तहत संशोधन किया गया है और 3 शब्दों को जोड़ा गया है। क्या क्या जोड़ा गया है, समाजवादी को जोड़ा गया है ना, और पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया है, और अखंडता, इन 3 शब्दों को जोड़ा गया है। और आपको बताना है कि कौन से शब्द सम्मिलित नहीं थे। तो ये जो गणराज्य है, जो गणराज्य है यही तो सम्मिलित नहीं रहा होगा ना। फिलहाल इस प्रश्न में थोड़ा सा लोचा दिख रहा है ना दोस्तों। चलिए, विकल्प में तो जो दिया है, अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं थे। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता, यही 3 शब्द जो है सम्मिलित नहीं थे। तो यही जो है आपका उत्तर हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा। बिल्कुल दोस्तों, पहला विकल्प हो जाएगा। थोड़ा सा कंफ्यूज हम भी हो गए थे ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहला विकल्प ही आपका राइट आंसर होगा दोस्तों। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो जैसा कि स्क्रीन में आप सभी देख पा रहे हैं कि आपसे पूछा गया है कि लिखित संविधान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ किस देश से हुआ, आपको बताना है। विकल्प में दिया है जापान, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। और ये जो प्रश्न है एमपीपीएससी प्री 2015 में पूछा गया है। तो आप लोग बताएं कि आंसर क्या होगा। चलिए थोड़ा सा यदि इस प्रश्न की व्याख्या करते हैं,
तो अमेरिका का जो संविधान है, तो अमेरिका के संविधान में ही सबसे पहले लिखित संविधान की शुरुआत हुई थी। अब थोड़ा-सा आप समझेंगे, अमेरिका के संविधान में जो है देखा जाए तो जो मेरा मूल अमेरिका का जो मूल संविधान था, तो उस समय 4 ही आर्टिकल थे। कितने आर्टिकल थे? 4 आर्टिकल थे। लेकिन वर्तमान में देखा जाए तो अमेरिका के संविधान में 7 आर्टिकल हैं। और जो अमेरिका का संविधान था, ये जो है एडॉप्ट कब किया गया था, अंगीकृत कब किया गया था ना? तो अमेरिका के संविधान को 17 सितंबर 1787 को अंगीकृत किया गया था। और यदि बात किया जाए कि अमेरिका के संविधान को लागू कब किया गया, तो 4 मार्च 1789 को अमेरिका के संविधान को लागू किया गया था। और ये जो अमेरिका का संविधान है, इसको किस सम्मेलन में लिखा गया था, तो फिलाडेल्फिया नामक सम्मेलन में अमेरिका के संविधान को लिखा गया था। इस तरीके से आप सभी ने देखा कि आज की जो प्रश्नों की श्रृंखला थी, यहीं पर जो है समाप्त होती है। और एक उम्मीद और आशा करते हैं कि आप सभी को सारी बातें समझ में आ गई होंगी। इसी तरीके से आप सभी विद्यार्थी अपने इस यूट्यूब चैनल से जुड़ करके आप अपने एग्ज़ाम की बेहतरीन तरीके से तैयारी भी कर सकते हैं। यदि किसी भी प्रकार की कोई कमेंट है, कोई सुझाव है, तो आप जो है कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आप जिस भी टॉपिक का प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएँगे, तो उसका भी जो है प्रैक्टिस यहाँ पर कराया जाएगा। और इसी के साथ जो है आप यदि चाहते हैं तो अपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और एक दूसरे के पास शेयर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।